नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जो हमने क्लास ली वो हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का लेक्चर नंबर 7 था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत सरकार अधिनियम 1935, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आज हमने चर्चा की। आइए आपको मैं 10 मिनट की समरी में बताऊं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया। आपने अगर अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तुरंत अभी कभी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग की लिंक नीचे दी हुई है। इससे बेहतरीन कोर्स आपको नहीं मिलेगा। आराम से घर पे बैठकर सबसे अफोर्डेबल तरीके से पढ़ाई करें और बढ़िया रिजल्ट प्राप्त करें। पहला मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप अगर आज भी ज्वाइन करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है पढ़ने के लिए और आप आसानी से कवर अप भी कर लेंगे। और अब हम इसमें हमारे 7th लेक्चर पर आ गए। इस शनिवार से हमारा तीसरा मॉड्यूल टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का भी शुरू होगा। बहुत प्यारा मॉड्यूल रहेगा वो। आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ाई की। आज हमारा एजेंडा आपके सामने है। काफी वास्ट एजेंडा था और आज का लेक्चर थोड़ा सा हटके इसलिए रहा कि इसके कुछ एलिमेंट जो हमने पहला मॉड्यूल संविधान का पढ़ाया था उसके साथ कॉमन थे, तो वो एलिमेंट हमने आज रिपीट किए। बहुत गहराई में इसलिए उन्हें एलिमेंट्स में नहीं गए, बाकी के देख लिए। सबसे पहले आज हमने बात की सिविल डिसोबीडियंस की। ये होता क्या है और आपको हम विश्व के 6 उदाहरण भी दे देंगे। फिर हमने नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस की समय रेखा सीखी। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 बिंदु, गांधी जी का डांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, खुदई खिदमतगार, सीमांत गांधी, बाचा खान, भारत सरकार अधिनियम 1935, एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस और इलेक्शंस 1937। उसके बाद आज का सबसे प्यारा चैप्टर रिलेशनशिप एनालिसिस ऑफ नेहरू, बोस, गांधी एंड पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, ये चारों की इक्वेशन आपस में कैसी थी वो इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी होती है। उस पर एक पूरा चैप्टर हमने आज डिस्कस किया, बहुत मजेदार था। 1930 के दशक के भारत के 3 बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और फिर प्रीलिम एमसीक्यू और सारे मेंस के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप लिया। क्या क्या टाइमलाइंस हमने देखी थी। इस तरह के जो हमारे हैंड रिटन चार्ट्स हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत मदद करते हैं क्योंकि ये कस्टमाइज्ड चार्ट्स होते हैं और ये स्टूडेंट भी अपनी नोटबुक में बनाकर चीजों को अच्छे से याद रखते हैं। फिर हमने सिविल डिसओबीडियंस वाला ये पूरा नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुए हैं, ये विचार आया कहां से, इस विचार को क्रिएट किसने किया, उसमें हमने बात की पढ़ती शैली हेनरी डेविड थरो की। और महात्मा गांधी ने उसको एक पूरा आर्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया भारत में। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है जब नागरिक ये बोलते हैं कि हमारी सरकार के इन कानूनों को हम नहीं मानते और आज से मानना बंद, या किसी फॉरेन ऑक्यूपेशनल पावर के हम इन कानूनों को नहीं मानेंगे। और ये सब अहिंसक तरीके से होता है। इसमें बम, गोला बारूद, बंदूक का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं तो वो फिर सिविल डिसोबीडियंस नहीं रहेगा, वो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बन जाता है। इसमें मैंने 6 बड़े आंदोलनों की बात की। इसमें हमने इजिप्ट, वेलवेट रेवोल्यूशन, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी पीसफुल रेवोल्यूशन, साउथ अफ्रीका एंटी अपार्थाइड, अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट और रोज ऑरेंज रेवोल्यूशन की बात की। इन सब पे डिटेल में नोट्स दिए गए। खास तौर पर इसमें हमने चर्चा की मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। आप उनकी मेज के ऊपर महात्मा गांधी की तस्वीर देख रहे हैं। 1950 के दशक में भारत आए थे, बेहद प्रेरित होके गए और अहिंसा और सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस का तरीका अमेरिका में 1950 और 60 के दशक में भी अश्वेतों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया बिना गोला बारूद बंदूक का, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी की प्रेरणा से लड़ा और वो काफी लंबी चौड़ी लड़ाई थी। और उसके बाद अमेरिका में बहुत सारे सुधार आए। एनसीएम और सीडीएम का पूरा टाइमलाइन यहां पर हमने स्टडी किया, एक एक आइटम को देखा और समझा। और फिर साइमन कमीशन पर गए कि किस प्रकार 1919 के कानून का एक पूरा एनालिसिस करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। और जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें क्योंकि कोई भी भारतीय नहीं था इसलिए उसका बहुत भयंकर विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन से क्या क्या क्रांतिकारी घटनाओं को जन्म मिला, ये कैसे एक स्पार्क बना, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई। लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी पुलिस के द्वारा, उस पर काफी बात हुई। लॉर्ड बर्कनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो हिंदुस्तानियों को बिल्कुल ही बेवकूफ समझता था। लंदन ऑफिस में बैठे हुए उसने भारतीयों के सामने चुनौती थ्रो कर दी थी कि देखो तुम बोलते हो हमको ये दो हमको वो दो, तुम बनाओ ना संविधान, देखते हैं तुम कुछ बना सकते हो। तो मोतीलाल नेहरू जी ने चुनौती उठा ली और उन्होंने खूबसूरत सा संविधान बना के पेश कर दिया रिपोर्ट के रूप में विद अ फंडामेंटल राइट चैप्टर। तो अंग्रेजों का भी गला सूख गया
और लॉर्ड बर्कनहेड को यह समझ में आ गया कि हिंदुस्तानियों से पंगे लेना कोई बहुत समझदारी का काम नहीं है। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल में डिस्कस किया था मॉड्यूल में, तो ये सब पूरा हमने बारीकी से आज नहीं देखा क्योंकि पहले देख चुके हैं। उसके प्रतिरोध में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दिए, क्योंकि जिन्ना के मन में अब, पहले नहीं था लेकिन अब ये डर समा गया था कि भारत में मुसलमानों के साथ कभी न्याय होगा ही नहीं। आज गांधी नेहरू इतनी बातें कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, ऐसा जिन्ना कहते थे, लेकिन अगर हमें 20, 30, 40, 50, 60, 70 सालों की सोचना है तो हमें स्ट्रक्चरली मुसलमानों को सुरक्षित करना पड़ेगा, ऐसा जिन्ना ने कहा। तो उन्होंने 14 पॉइंट दिए जिनको सबने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ बड़े अजीबोगरीब पॉइंट भी थे कि जिन प्रोविंसेस में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी थी वहां भी कंपलसरी रिजर्वेशन मुसलमानों को, ज्यादा सीटें, तो ये तो रिजेक्ट होनी थी और ये मांगे रिजेक्ट भी हो गई। यहीं से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गैप और एक फ्रैक्चर नेशनल पॉलिटिक्स में जो क्रिएट होना शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं यहां से शुरू हुआ। ये हम पहले मॉड्यूल में देख चुके हैं, वैसे इनका कंपैरिजन भी हमने अच्छे से बता दिया। उसके बाद बापू के डांडी मार्च की हमने बात की कि किस प्रकार नमक पर लगे हुए पूरे टैक्स और उसका कंपलसरी प्रोडक्शन अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया, तो गांधी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने आ गई कि अहिंसक तरीके से मैं तट पे जाके जब नमक बनाऊंगा तो भारत के करोड़ों लोग वैसा करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अंग्रेज राज की जड़ें हिला देंगे। दिस वॉज द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, कि इफ करोड्स ऑफ पीपल डू इट टुगेदर इन अ नॉन वायलेंट वे, no oppressor, no tyrant in the world can withstand that storm, because tyrants and dictators are fundamentally very weak, very cowardly and very brutish people, जिनसे आंख में आंख मिला के अगर बात कर ली जाए और ऐसा लाखों लोग करने लगे तो वो भाग जाएगा मैदान छोड़ के। ऐसा गांधी का बड़ा पक्का यकीन था। आप यकीन करें ना करें, करोड़ों लोगों ने भारत में किया ही है, आप ही के परिवार के सीनियर लोगों ने किसी समय में किया होगा। तो ये पूरा का पूरा दांडी मार्च का हमने कवरेज किया। भारत में अन्य जगहों पर वेदरण्य मार्च, दासाना मार्च भी सब उसी प्रकार से हुआ था। और लॉर्ड अरविंद के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई थी, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में अब कांग्रेस जा नहीं रही थी, और कांग्रेस नहीं गई तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का राउंड तो एक तरह से फेल ही हो गया, और इस वजह से गांधी इरविन पैक्ट करवाया गया। और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी गए और कांग्रेस भी गई, लेकिन ज्यादा कुछ हासिल हुआ नहीं। और फाइनली जब तीनों राउंड पूरे हो गए तो उसके बाद भारत में और ज्यादा क्रांति की ज्वाला धधकने लग गई, सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ, तो इन सब लोगों को जेल में ठूस दिया। गांधी और पटेल को डाला यरवड़ा जेल पूना में, और वहां पटेल गांधी के बहुत करीब आ गए। एक्चुअली सरदार पटेल गांधी जी के पूरी तरह से जो भक्त बने वो यरवड़ा जेल में बने। अब उस वक्त तक रैमसे मैकडोनाल्ड डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे चुका था, जिनको हम दलित कहते हैं, आज जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो उन बहनों और भाइयों को एक पृथक निर्वाचक मंडल मिल गया था। गांधी इस बात से बहुत परेशान थे, क्योंकि हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा दलित हिंदुओं से कट के अलग हो जाते तो आबादी घट जाती हिंदुओं की, इसलिए गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर बुरी तरह से सवर्णों के दबाव में उस वक्त आए और उन्हें अपनी इच्छा न होते हुए भी पूना पैक्ट करना पड़ा, ऐसा इतिहास ने दर्ज किया। कई लोग इसको नहीं भी मानते हैं, लेकिन जो है दर्ज मैं वो बता रहा हूं। और उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट अंबेडकर ने सरेंडर कर दिया, तो फिर अब दलितों को, जो बाद में शेड्यूल कास्ट के नाम से जाने गए, उनको हिंदुओं के लिए ही जो सीट्स आरक्षित थी उसमें से रिजर्वेशन दिया गया। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करके काफी नुकसान हुआ डिप्रेस क्लासेस का। इसके ऊपर काशीराम जी की चमचा युग किताब भी आ चुकी है। काशीराम के जीवन के ऊपर भी नजर डाली और उनका वो पेन वाला प्रिंसिपल भी समझाया गया, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये भारत का हिंदू समाज है, काशीराम जी के बोल हैं ये, और हमारा पूरा लक्ष्य है कि उसको ऐसा करना, जिस दिन हमने ऐसा कर दिया हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा। तो वो हॉरिजॉन्टल क्यों करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, बात हुई। फिर हमने गियर बदला और हम आ गए बादशाह खान पे, खुदाई खिदमतगार। किस प्रकार से सीमांत गांधी पूरी तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून पठानों को अहिंसक तरीके से गांधीवादी आंदोलन से जोड़ चुके थे। ऐसा करके वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी दुश्मन बन गए, और बाद में पाकिस्तान बना तो सीधे जिन्ना के निशाने पर आ गए थे। हालांकि उनको भारत की तरफ से 1987 में भारत रत्न भी मिला था। अ मैन ऑफ अ वेरी वेरी टॉल स्टैचर, खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, रेड शर्ट्स भी उनको कहते थे। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या हुआ, किस तरह के प्रावधान आए, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन पूरा हुआ। और उसके बाद हम आ गए, जब यह समाप्त हुआ सिविल डिसोबीडियंस और उसके बाद के चुनाव हुए, तो कांग्रेस प्रैक्टिकली सब तरफ जीत गई। 11 में से 7 जगह खुद की सरकार, 2 जगह कोलिशन सरकार, और जो भी सांप्रदायिक पार्टियां थी वो सब तरफ प्रैक्टिकली भयंकर कमजोर स्थिति में आ चुकी थी।
उस समय क्या क्या गवर्नमेंट्स बनी, कैसे उन्होंने भारत के लोगों के लिए काम किया और फिर कैसे एक साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डिक्लेरेशन पे रिजाइन कर दिया। आज का सबसे रोचक चैप्टर था रिलेशनशिप एनालिसिस ऑफ नेहरू, बोस, गांधी एंड पटेल। विस्तार में हमने बताया कि किस प्रकार बोस, पटेल, नेहरू और गांधी का रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने नेताजी बोस के नाम यूरोप में अपनी मृत्यु के समय 3/4 प्रॉपर्टी दे दी थी। वो बात सरदार पटेल को नागवार गुजरी थी और उन्होंने नेताजी बोस पर उस विल के बारे में केस लगा दिया था। ये वो केस के दस्तावेज हैं। पटेल 1939 में वो केस जीत गए थे, जो केस 1933 की विल से पैदा हुआ था। तो ये इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कम लोगों को पता है। फिर हमने बात की कि कैसे बाद में पटेल ने ही 45-46 के बाद इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों के लिए वकील इकट्ठा किए, सब किए, और कैसे कांग्रेस के लोगों ने रेड फोर्ट ट्रायल्स में काफी इन लोगों की मदद की। क्यों बोस को कांग्रेस छोड़ना पड़ा, गांधी का दबाव क्यों आया, पटेल हमेशा बोस के खिलाफ क्यों रहे, फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बना, नेहरू और बोस की जो बिल्कुल अखंड मित्रता थी, दोनों मिलकर सोशलिज्म लाना चाहते थे, और बोस तो थोड़े एक्सट्रीम सोशलिस्ट लीनिंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म थे, दोनों मिलकर 5 ईयर प्लानिंग लाना चाहते थे, जमींदारी खत्म करना चाहते थे, नेशनल इकोनॉमिक कमेटी बनाना चाहते थे। चाइना में पूरा डॉक्टरों का दल भेजा था जिसमें डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस थे। तो बोस और नेहरू के जीवन का वो पूरा का पूरा डिस्कशन भी आज हुआ। तो ये चैप्टर बड़ा मजेदार था। फिर हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर कवर किया 1930 के भारत में 3 बड़ी चीजें जो हुई थी, समाजवादी विचार, पेजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट और वर्ल्ड अफेयर्स में कांग्रेस का दखल। ये सारी चीजें अच्छे से कवर हुई, जिसमें फिर हमने आगे बात की वर्कर और पेजेंट मूवमेंट में तिभागा आंदोलन की बात हुई और तेलंगाना आंदोलन की बात हुई, जो कि अपने किस्म का सबसे हिंसक आंदोलन रहा है। वर्ल्ड अफेयर्स में किस प्रकार कांग्रेस का दखल बढ़ने लगा और डॉक्टर कोटनिस वगैरह की बातें हुई। उसके बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन, आज हमने सेंचुरी मार दी भैया, और डाउट क्लियरिंग में जो करा रहे हैं वो अलग है। ऐसे हम 700 से 800 क्वेश्चन प्रीलिम्स के करा देंगे। साथ ही साथ मेंस के भी जो क्वेश्चन है वो भी हम बताते चलते हैं। तो देरी किस बात की है, अभी के अभी ज्वाइन करें और भारत के इस खूबसूरत कोर्स का घर बैठे पूरा लाभ लें। पूरा कोर्स एंड टू एंड मैं पढ़ाता हूं। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो यू शुड ज्वाइन इमीडिएटली राइट नाउ। होप टू सी यू वेरी सून इन माय कोर्स। कल मैं आपके साथ अगली समरी लेके फिर हाजिर हूँ। तो आज मेरी तरफ से अब इतना ही। आपसे हम कल फिर भेंट करेंगे। याद रखें 150 लेक्चर का कोर्स है, 15 पूरे लेक्चर आपको मिलेंगे, तो अगला फुल लेक्चर सैटरडे को आएगा, टेक्नोलॉजी मॉड्यूल का पहला लेक्चर, और बाकी 135 की आपको 10-10 मिनट की समरी मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद।